स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 पार्ट ए डिमांड एनालिसिस स्टडी करेंगे। आई होप आपने मेरे जो प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के सारे वीडियोस देखे हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो डिमांड एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आप प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 को स्टडी कीजिए, जहाँ पे है ना यूटिलिटी, मतलब यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस इज द बेसिस ऑफ डिमांड होता है। हमने उसमें स्टडी किया है चैप्टर में। और यूटिलिटी का मतलब होता है कि इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी है ना, कोई भी प्रोडक्ट का, गुड्स का कैपेसिटी जो है ना क्या करता है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, तो वो होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। किसी भी गुड के जो वांट की पावर होती है वांट को सेटिस्फाई करने की, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर एंड यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस मतलब ये डिमांड के लिए बेस है। कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कोई भी पर्सन कब चाहेगा, जब तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर को, तब तक उसकी उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो यहाँ पे है ना इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड। द यूटिलिटी मतलब इंटेंसिटी कितनी, मतलब उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से भी उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब यहाँ पे किस तरीके से प्रोडक्ट का मिलेगा, उसी हिसाब से फिर उसकी डिमांड होगी। तो यहाँ पे यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर, यूटिलिटी से कोई डिज़ायर, इच्छा उत्पन्न हो सकती है, और नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई कमोडिटी को जरूरत है, जरूरत के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से हम उसको उसके हिसाब से यूटिलिटी जनरेट हो सकती है। बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट, अपने आप से वो कोई भी डिमांड जनरेट नहीं कर सकती किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो ये होती है, अगर किसी यूटिलिटी में जनरेटर डिज़ायर का, यूटिलिटी किसी चीज़ की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, किसी प्रोडक्ट को पाने की इच्छा को, डिज़ायर को जनरेट कर सकती है। लेकिन है ना यहाँ पे यूटिलिटी अपने आप से है ना किसी डिमांड को जनरेट नहीं कर सकती है। दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ये चैप्टर किस लिए आपको पढ़ना है, इससे आपको है ना डिमांड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि डिमांड कैसे अफेक्ट होता है यूटिलिटी के हिसाब से भी। नाउ डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर। ये डायरेक्टली किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है? डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर से। अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को पाकर उसको वो प्रोडक्ट मिलने के बाद और उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ही विल थिंक ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट इन फ्यूचर एज वेल, राइट। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड का मतलब क्या। तो अगर हम साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर हम डिमांड की बात का मतलब समझे, तो डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। डिमांड एक इच्छा होती है, डिज़ायर होती है। और डिज़ायर का मतलब होता है एन अर्ज टू हैव समथिंग। एन अर्ज मतलब किसी चीज़ की अर्जेंसी उसको पाने की, किसी चीज़ को पाने की जरूरत हो, अर्जेंसी हो, तो डिज़ायर बोला जाता है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स टर्म डिमांड का मतलब होता है मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस। ये क्या होती है, डिमांड क्या होती है? एक डिज़ायर होती है विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। डिज़ायर तो अब किसी की कुछ भी हो सकती है, आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप उसको पे करने के लायक भी तो होने चाहिए, आप एबल भी तो होने चाहिए बाय करने के लिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हुए बात करें कि हर एक बंदे की डिज़ायर होती है कि उसके पास है ना एम्बेसडर कार हो, उसके पास होंडा कार हो। तो कार को डिज़ायर होना मतलब डिमांड होना ऐसा नहीं होता। तो डिमांड है ना वो कॉम्बिनेशन है, डिज़ायर प्लस पे करने की कैपेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है ये डिमांड। तो यहाँ पे आपको टेक्सचुअल एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया कि इफ़ अ पर्सन हैज़ अ डिज़ायर, अगर किसी पर्सन की इच्छा है कि परचेस करना है उसको टेलीविजन सेट, बट डज नॉट हैव एडिक्वेट परचेसिंग पावर, मतलब उसके पास एडिक्वेट पैसा ही नहीं है, मनी नहीं है उसके पास, परचेसिंग पावर मतलब पैसा नहीं है उसको बाय करने का। तो सिंपली डिज़ायर करने से कुछ काम नहीं बनता है ना, इच्छा रखने से खाली काम नहीं बनता है। तो सिंपली डिज़ायर वो उसकी इच्छा हुई, नॉट अ डिमांड, तो फिर वो डिमांड नहीं हुई।
डिमांड कब होती है, जब है ना आप उसको पे करने के, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप कैपेबल हो पेमेंट करने के लिए। आप अगर उसको पे कर सकते हो, आप वो इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास परचेसिंग पावर है, आपकी कैपेबिलिटी है, आप एबल हो पे करने के लिए। तो डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंग टू पे, तीनों भी चीज होती है यहाँ पे। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंग टू पे। एबिलिटी के बाद में आप पे करते हो, ये भी जरूरी नहीं है। आपकी एबिलिटी है, आपकी डिजायर भी है, लेकिन आप विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा नहीं कि आप खर्चा करो, कंजूस हो नहीं, खर्चा करने की इच्छा, तो फिर वो भी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो 10 डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर है। ये क्या है कि इफेक्टिव डिजायर है कि यू शुड हैव डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है डिमांड। तो यहाँ पे ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, हर एक डिजायर डिमांड नहीं होती है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जैसे हम बोलते हैं कि डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस, और पे भी बोल सकते हैं हम, विलिंगनेस टू परचेस, आप है ना उसको खरीदने की इच्छा रखते हो, राइट, प्लस आपकी एबिलिटी है उसको पे करने की, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ट्राई दिस टू आइडेंटिफाई। अ पुअर पर्सन वांट्स टू हैव अ कार, एक पुअर पर्सन को कार खरीदना, तो क्या वो कैपेबल है, वो उसकी डिजायर हुई कि डिमांड हुई? तो आप सोचो, थिंक करो। अ पुअर पर्सन वांट्स ए कार, पुअर पर्सन को कार चाहिए, यू थिंक, तो आप बोलोगे कि वो तो उसकी डिजायर हुई, डिमांड नहीं हुई। डिमांड के लिए तो वो उसको पेमेंट करने लायक भी तो होना चाहिए, राइट। अ रिच पर्सन बॉट ए कार, अगर एक नया अमीर आदमी ने कार खरीद लिया तो वो उसकी क्या हुई, डिमांड हुई। वो कैपेबल था उसको पे करने के लिए, राइट, तो ये डिमांड हुई। अभी यहाँ पे और डेफिनेशन दी है डिमांड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बेनहम अकॉर्डिंग टू बेनहम द डिमांड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज की डिमांड एट अ गिवन प्राइस, उसके प्राइस के हिसाब से, एज इज द अमाउंट ऑफ इट, तो वो क्या हो, उसका अमाउंट हुआ। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, अगर किसी चीज की आपको डिमांड है उसके प्राइस के हिसाब से, इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, उस समय पे पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब आप पर यूनिट का आप पेमेंट करने के कैपेबल हो, तो वो हुआ आपका डिमांड। 10 फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड का फीचर क्या है कि डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, ये रिलेटिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट नहीं है, ये रिलेटिव कंसेप्ट डिपेंड्स, राइट। देन डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। आप है ना समय देखोगे कि टाइम एंड प्राइस का मतलब क्या हुआ कि आपको उसकी कितनी इंटेंसिटी टू बाय, आपकी अर्जेंसी कितनी है, डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी। अगर हमें कोई चीज अर्जेंट खरीदनी है, मजबूरी है, अर्जेंसी है, तो हम उस चीज के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड अर्जेंसी, इट इज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड अर्जेंसी। यहाँ पे अभी डिमांड शेड्यूल के हेल्प से हम स्टडी करेंगे कि डिमांड किस तरीके से, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है इंडिविजुअल डिमांड का, उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल है वो इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया है ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी का आपको कितना डिमांड है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, प्लस आप उसके पीछे कितना प्राइस दे रहे हो। तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल में भी इधर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, दोनों में से कोई भी एक हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम है ना पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड क्या है, तो क्वांटिटी प्लस उसके उसके प्राइस के हिसाब से हमको देखना होगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड इज द, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है, इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी है किसी कमोडिटी की, क्वांटिटी मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट्स चाहिए, डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, जो कि एक कंज्यूमर, एक बंदा उसको खरीदना चाहता है, डिमांड कर है उसकी, एट अ गिवन प्राइस, जो प्राइस दिया हुआ है उस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो समय। तो ये डिपेंड्स ऑन द प्राइस प्लस टाइम। तो यहाँ पे
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज, अलग अलग क्वांटिटी बताई गई है और उनका प्राइजेस दिया हुआ है दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू बाय। इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपना माइंड सेट करता है, मतलब माइंड सेट बनाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन, ये है ना आपको इजी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा जब आप डिमांड शेड्यूल को स्टडी करोगे एंड फिर उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखोगे। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम टेबल 3.1 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स को, कोई भी मान लीजिए ये जस्ट इमेजिनरी एग्जाम्पल है कि कमोडिटी एक्स को खरीदने के लिए कितना आपको पेमेंट करना होगा, तो क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजीज, अगर यहाँ पे केजीज में है ना कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले आप है ना 1 kg खरीद रहे हो तो आपको 10 रुपया पे करना है। कमोडिटी एक्स को परचेस करने के लिए आपको 1 किलो कमोडिटी एक्स परचेस करने के लिए आपको 10 रुपीज़ पे करना है। अगर आप 2 किलो कमोडिटी एक्स परचेस करते हो तो आपको 8 रुपीज़ पे करना है। आपको 3 kgs कमोडिटी, आप 3 kgs कमोडिटी एक्स परचेस करते हो तो आपको 6 रुपीज़ पे करना है। आपको 4 kgs कमोडिटी एक्स परचेस करना है तो आपको 4 रुपीज़ पे करना है। और यहाँ पे आपको 5 kgs कमोडिटी खरीदनी है, एक्स खरीदना है तो कमोडिटी एक्स खरीदना है तो आपको 2 रुपीज़ पे करना है। तो यहाँ पे ये शो करता है कि क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स परचेस्ड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे वो खरीदता है। इट कैन बी ऑब्जर्व, आप देखोगे कि दैट लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइसेस, है ना। आप जब अगर प्राइसेस किसी कमोडिटी के, आपने इससे क्या स्टडी किया, आप यहाँ देख रहे हो 1 किलो के लिए आप 10 रुपया दे रहे हो, 10 रुपया आपकी जब डिमांड आप 10 रुपये की, अगर मतलब 1 किलो के लिए 10 रुपया दे रहे हो, इसका मतलब आप ऐसे बोलोगे कि 10 रुपया किलो जब आपको टमाटर मिल रहा है मान लो, तो आप उसके लिए उसमें एक किलो ही खरीदोगे। अगर टमाटर के भाव 8 किलो हो गए तो आप 2 किलो खरीदोगे। इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे इट इज ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, तो कम क्वांटिटी डिमांड होती है कमोडिटी की जब है ना प्राइसेस हाई होते हैं। जब रेट्स हाई होती है तो क्वांटिटी लेस डिमांड होती है, क्वांटिटी मतलब केजीज आप लेस डिमांड करोगे। एंड जब प्राइसेस फॉल होते जाएंगे, रेट्स अगर किसी प्रोडक्ट के गिरते जा रहे हैं, सब्जी के भाव गिरते जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे। तो यहाँ पे ये है ना एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर है ये। तो यहाँ पे मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ फॉलिंग प्राइसेस। अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं किसी चीज के तो 1 किलो के बजाय 2 किलो आ जाएंगे, 2 किलो के बजाय 3 किलो आ जाएंगे। तो इस तरीके से इट डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस। सो इट इंडिकेट्स, तो ये आपको क्या शो करता है, क्या प्रेजेंट करता है, तो इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब अपोजिट चलना। जब रेट्स हाई है तो केजीज डाउन होंगे और मतलब क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस। और जब है ना रेट फॉल हो रहे हैं, देयर इज फॉल इन प्राइसेस, तो फिर उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। तो इस तरीके से ये जो टेबल है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, आई होप आपको समझ में आया है। अब इसी से रिलेटेड हम है ना इसके डिमांड कर्व को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल, आप ग्राफ, आपने ग्राफ तो बनाए हुए, आपने 10th में भी स्टैटिस्टिक्स में आपने ग्राफ बनाए, राइट। तो आपको पता है ग्राफ कैसे होता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा विद द डिमांड कर्व एंड एग्जाम्पल टेबल से, एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो यहाँ पे ऑफ टेबल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे फिगर 3.1 है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, तो विच इज बेस्ड ऑन 3.1 जो टेबल 3.1 है। तो जैसे हमने टेबल 3.1 देखा तो वहाँ पे हमने देखा 1 kg ऑफ एक्स क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स की क्वांटिटी डिमांड की गई 1 kg। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस 10 रुपया था तो 1 ही किलो खरीदी हुई, और जब 8 रुपया प्राइस हुआ उस एक्स प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट एक्स का, तो वो 2 किलो खरीदा गया। जब रेट और फॉल हुए, रेट डिक्रीज हुए, तो यहाँ पे
रुपीज में 3 kgs का परचेज हुआ। ये इमेजिनरी एग्जाम्पल है, पर ये इन एक्चुअल रियल लाइफ भी आप देखोगे, इन प्रैक्टिकल लाइफ भी आप देखोगे तो यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं कि अगर रेट्स किसी चीज के कम होते हैं तो हम ज्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं। तो ये रैशनल ह्यूमन बिहेवियर है, रैशनल पर्सन का बिहेवियर है। यहाँ पे अभी 4 रुपीज अगर कोई अमाउंट हो जाता है तो आप 4 kg खरीद रहे हो, एंड 2 रुपीज हो जाता है तो 5 kg खरीद रहे हो। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो यहाँ से ये आपके जो लोकस पॉइंट्स होंगे, यहाँ से आप है ना क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आप जब मैच करोगे तो एक आप कर्व ड्रॉ, ये जो लाइन है, ये लाइन राइट, ये लाइन है, ये आपकी डिमांड कर्व है। तो ये डी मतलब ये आपका डिमांड कर्व है। तो डी मतलब यहाँ पे DC नहीं लिखना है हमको, डिमांड कर्व के लिए डी हम लिखे, डिमांड कर्व है डी। और तो आप देख रहे हो कि डिमांड कर्व क्या हो रही है, आपका लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड तो आप जानते ही हो अच्छे से। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड से आपकी जो डिमांड कर्व है स्लोप डाउन हो रही है, नीचे आ रही है, डिमांड कर्व नीचे आ रही है, राइट हैंड साइड में नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसी को हमको रैशनल थिंकिंग करते हुए इन्हीं को लिखना है। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे कि इन फिगर 3.1 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस क्या है, क्या अमाउंट पे करना पड़ रहा है पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी को परचेस करने में, तो उसके बारे में दिया गया। और डिमांड कर्व जो है वो डी स्लोप्स डाउनवर्ड, वो है ना नीचे की तरफ आ रही है, लेफ्ट से राइट में, left to right, slopes downward, it slopes downward from left to right and indicating an inverse relationship, मतलब inverse मतलब opposite ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन चैप्टर में। तो इनडायरेक्ट मतलब आपका एक मतलब जो रिलेटिव थिंग्स है उसमें एक प्राइस, एक चीज ऊपर जा रही है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो दूसरा डाउन होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी में, प्राइस फॉल होंगे तो क्वांटिटी विल बी मोर डिमांडेड, एंड व्हेन प्राइसेस विल इंक्रीज एंड लेस क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चैप्टर में हमने शुरुआत की डिमांड की डेफिनेशन मीनिंग से, एंड हमने ना इंडिविजुअल, इसके 2 वे में हम स्टडी करेंगे, एक डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर वीडियोस देखना है। जिस दिन मैं जब अपलोड करूं तो आप देख के तैयार रखिए, और मुझे नेक्स्ट डे के आफ्टरनून तक मुझे एटलीस्ट मैसेज मिल जाएगा, तो मैं फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लैरिफाई कर सकती हूँ डाउट को, राइट। और डोंट वरी, ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर आपको है ना रेगुलरली मिलते जो इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो ये जो सेकेंड चैप्टर के नोट्स है मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।